नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक मुटरेजा। हम प्रतिदिन नए नए मुद्दे लेकर के आपके पास आते हैं ताकि आप उन मुद्दों को आसानी से सुन सको और समझ सको। हम आज ऐसा मुद्दा लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए काफी बढ़िया है, काफी किफायती भी होगा। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो काफी फायदा आपको होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। क्योंकि मार्च का महीना है, मार्च के महीने में टैक्स जो है वो सभी को भरना पड़ता है। नेशन के अंदर योगदान जो है सभी को देना होता है। आज इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट पुनीत मेहता जी हैं और साथ ही अजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संपूर्ण ज्ञान जो है उनको है। सर, पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से टैक्स का जो महीना है, मार्च का महीना, जिस प्रकार से बताया जाता है कि सभी को टैक्स जो है वो देना पड़ता है, भरना पड़ता है, ताकि नेशन के अंदर योगदान जो है हर व्यक्ति देश के। क्या कहेंगे सर आप? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स नेशन योगदान के लिए होता है। नेशन भाई, आपने डेवलपमेंट करनी है, नौकरियां, तनख्वाह देनी है लोगों को। बट जो सबसे बड़ा इशू ये आज ये खड़ा होता है कि जो टैक्स दे रहे हैं वो बेचारे तो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, और जो चोरी कर रहे हैं टैक्स की, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आज आप ध्यान से देखें तो जो सैलरीड क्लास है, जो नौकरी पेशे वाले, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में चाहे वो सरकारी नौकरी में, वो टैक्स लगभग वही लोग देते हैं। और जो प्राइवेट लोग हैं उनसे ज़्यादा कमाते हैं, वो कहीं टैक्स नहीं देते हैं। तो ये जो असमानता है ये बहुत गलत है। आज एक दुकानदार है, वो एक दिन के अंदर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये घर कमा के जा रहा है। परंतु जब उसकी आप फाइनली रिटर्न देखोगे तो उसकी पूरे साल की इनकम 6 लाख भी नहीं होगी, ताकि वो टैक्स से बच जाए। और एक बेचारा बच्चा जिसने सारी उम्र मेहनत करी है, एक इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है बच्चा, और कोई लेक्चरर बना है, अध्यापक बना है, उसने मेहनत करके पढ़ाई करके वो इस मुकाम पे पहुंचा है। और जब उसको तनख्वाह मिलती है, मान लो उसको आप 10-12 लाख रुपए पैकेज दिया आपने, तो 12 लाख में से 1 लाख रुपए सरकार ले लेगी उससे। अब ये जो असमानता है, दुकानदार अब जूस की रेडी है किसी की, और वो कमा रहा है वहां खड़ा एक दिन के अंदर 3,000 से 4,000 रुपया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और छोले भटूरे कोई बेच रहा है, छोले भटूरे वाले की इनकम आप ये मान के चलो कि महीने के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए भी है कहीं। ये मिठाई की दुकानों वाले हैं, ये लोग कहाँ टैक्स देते हैं? आपके यहाँ कितने शोरूम है मिठाई के, आप इनकी आप वो देखो। नो डाउट जीएसटी में सरकार ने प्रयास किया है भी इन सबको जीएसटी के दायरे में भी लाएं, परंतु ये लोग आज एक नई समस्या और है। जिन दुकानों पे ज़्यादा सेल होती है, आप उनको ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कहोगे, जैसे ही आप कहोगे मैं डिजिटल मोड से पेमेंट करना चाहता हूँ, वो कहेंगे नहीं जी, हम तो कैश में लेंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर आप डिजिटल मोड में उनको कैश में पेमेंट कर रहे हो, डिजिटल मोड से कर रहे हो, तो उसका इनफ्लो बढ़ गया, तो उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई, उसकी सेल बढ़ गई। सेल बढ़ेगी तो उसको इनकम दिखानी पड़ेगी, तो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके शहर में कितने दुकानदार हैं मैं जिनको मैं जानता हूँ, आप उनकी दुकान पे जाओ सामान लेने, आप कहो जी मैंने इससे अपने डिजिटल से फ़ोन से करना चाहता हूँ, आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। तो सरकार को ये चाहिए भाई, किसी प्रकार से आप नौकरी पेशे वालों की ही इनकम को इनकम ना मानो। ये जो मध्यम दर्जे के जो दुकानदार हैं या फिर बड़े दर्जे के दुकानदार हैं, उनको जीएसटी के दायरे में लाए हो, और सख्ती करनी चाहिए इनके ऊपर, ताकि जायज तरीके से पैसा निकले। और फिर इसके बाद आपके पास पैसा आ गया, फिर आप उस पैसे को नेशन की फिर डेवलपमेंट में लगाओ ना। आपने लगा दिया, पूरी ट्रेन को भर दिया, मोदी जी की गारंटी, राहुल जी की गारंटी जिस स्टेट में वो हैं, तो जिसमें कांग्रेस की गारंटी है तो कांग्रेस की गारंटी, जिसमें मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की गारंटी। ये जो आम आदमी के खून पसीने की कमाई का आप टैक्स ले रहे हो, आप उसको फिर लगाए जा रहे हो प्रचार में अपने। तो ये चीज़ें जब तक चेक नहीं होंगी, और टैक्स का जो रेशो है वो ढंग से उसको रैशनल नहीं करोगे आप, यानी कि तार्किक नहीं बनाओगे, तो ये न्याय नहीं होगा आम आदमी से। बिल्कुल, इस तरह का जो मामला है वो तार्किक नहीं है। असमानता जो है वो बढ़ रही है। पुनीत जी, आप क्या कहेंगे? पेशे से आप वकील हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अगर रिटर्न की बात की जाए, पहले कितनी रिटर्न जो है वो भरी जाती थी, अब किस तरह से रिटर्न भरी जाती है? और जो इतनी असमानता जिस प्रकार से सर ने कहा, उस असमानता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है?
ऐसा है, रिटर्न भरने में तो डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे अपने पोर्टल पे काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं, जिससे टैक्स पेयर और रिटर्न फाइलर की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 14-15 के मुकाबले में अगर हम बात करें तो 14-15 के अंदर तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, जो संख्या अब जाके 8 करोड़ की तकरीबन हो गई है। तो निश्चित रूप से हम ये तो कह सकते हैं कि रिटर्न फाइलर बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है ये है कि इसके अंदर टैक्स पेयर कितने बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट कलेक्शन तो सरकार का बड़ा है, लेकिन सरकार को और भी कई सुविधाएं देनी पड़ेंगी और इस समानताओं को असमानता को समानता में लाना पड़ेगा, ताकि और भी नए टैक्स पेयर जुड़े और वो नेशन की बिल्डिंग के अंदर योगदान दे। और इसके अंदर काफी सारे प्रोविजन आते हैं, जैसे सर ने कहा कि सैलरीड पर्सन को टैक्स देना पड़ता है, और जो बिजनेसमैन पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपना सेटिंग कह लो या लूप होल कहा जाता है लोग लैंग्वेज में, उसका फायदा उठाकर वो कहीं ना कहीं बच जाता है। तो गवर्नमेंट को ऐसे सेक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जिससे ये लूप होल भरे जाएं, और जो बिजनेसमैन है वो अपनी इनकम को पारदर्शिता के साथ सरकार को दिखा पाए और उसके ऊपर टैक्स पे करे। सर, जिस प्रकार से बात आती है मार्च के महीने की, मार्च के महीने में अधिकतर जो कर्मचारी हैं उनको भी टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। कर्मचारी टैक्स भरता है, हालांकि क्वार्टरली भी उनको टैक्स लगता है, महीने भर के भी जो है हर महीने की सैलरी पे भी उनको टीडीएस वगैरह जी। कटवाना पड़ता है। तो किस प्रकार से वो कटवाएं? और दूसरी बात आती है कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। एक न्यू जो फॉर्म आया है, एक ओल्ड फॉर्म भी आया हुआ है, तो किसमें ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा ताकि वो टैक्स जो है वो कम भरें? ऐसा है, जैसे आपने कहा कि मार्च का महीना चल रहा है, बिल्कुल ये वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसके अंदर सभी लोग अपने टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। इसके अंदर अब गवर्नमेंट ने क्या क्या हुआ है, एक तो जो अब आखिरी डेट है हमारी एक एडवांस टैक्स की है, जो कि 15 मार्च है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। जिसका भी टैक्स 10,000 रुपए से सालाना ऊपर बनता है, इनकम टैक्स, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या रखा है कि ये आप हमें किस्तों में पे कीजिए एडवांस टैक्स को। इसकी पहली किस्त हमें देनी होती है 15 जून को, जो कि 15% है। उसके बाद 45%, 75%, और अब अंत में 15 मार्च तक आपका 100% एडवांस टैक्स के रूप में चला जाना चाहिए। ये सेक्शन जनरली बिजनेसमैन पे अप्लाई होता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अपनी सेल्फ कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उनका कहीं पे टीडीएस नहीं कटता। टीडीएस कटता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई और अदर भी जो एम्प्लॉई होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है कि जिस किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 2.5 लाख रुपए से ऊपर होगी सालाना, तो उनको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में से टीडीएस काट के दिया जाएगा एम्प्लॉय को। तो वो जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, वो जितने भी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, वो उसके अंदर टीडीएस उन्हें काट के ही देते हैं। तो रही बात मार्च की, जनरली सबका टीडीएस मंथ वाइज कंप्लीट करता है। अगर किसी कैलकुलेशन की वजह से उनका टीडीएस फरवरी तक का कम कटा हुआ होता है, तो वो पूरे साल का अपना ब्यौरा निकाल के उसे चेक करके मार्च के महीने में पूरा का पूरा टीडीएस कटवा के अपना टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि 2 रिजीम है इस टाइम पे, बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने ये 2 रिजीम का कॉन्सेप्ट पिछले 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया है। उसमें क्या है, पहले ओल्ड और न्यू रिजीम 2 रिजीम है। अब न्यू रिजीम को गवर्नमेंट ने फर्स्ट कर दिया है और ओल्ड रिजीम को सेकंड। मतलब जो भी रिटर्न फाइलर है वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली उसका न्यू रिजीम सिलेक्ट हुआ हुआ आएगा। अब वो उसे खुद कैलकुलेशन करनी है या अपने कंसल्टेंट से कैलकुलेशन करवानी है कि वो किस रिजीम में उसको टैक्स कम लगता है, वो उसे कैलकुलेट करे। और अगर वो ओल्ड स्कीम के अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें एक 10E फॉर्म है वो फिल करना होगा, उसके बाद वो ओल्ड स्कीम के अंदर आ जाएंगे, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से न्यू स्कीम के अंदर ही रहेंगे। तो ये तो रही ओल्ड और न्यू स्कीम का। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन और कर देता हूँ। ओल्ड स्कीम के अंदर जो है हमें एग्जम्पशन लिमिट दी गई है वो है 2.5 लाख तक, 3 लाख तक। 3 लाख तक इस ईयर से 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर वाले को 30% देना होता है। ये ओल्ड रिजीम है जो भी चल रहा है। और अगर हम बात करें न्यू रिजीम की जो इस ईयर से लागू है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, और 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 15 लाख से ऊपर वाले को 30% ही इसमें टैक्स देना है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 87A सेक्शन के अंदर एक रिलीफ दिया हुआ है कि जिस किसी की इनकम 7 लाख तक रहेगी
उसको 87A सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर हम मोटा मोटी सी समझे तो जिस किसी व्यक्ति की इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो उसे नए स्लैब के अकॉर्डिंग कुछ भी टैक्स नहीं देना। और अगर यही बात हम सैलरीड एम्प्लॉय पर्सन के लिए करें तो उनको 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का और बेनिफिट मिलेगा। 7.5 लाख रुपए तक के इनकम वाले व्यक्ति को इसमें कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी सी न्यू और ओल्ड स्कीम के बारे में बताया। देखो, वो तो पुनीत जी ने जो ओल्ड एंड न्यू स्कीम है या टैक्स के जो रूल्स हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं। जहाँ तक मैं अभी रैशनल तार्किक की बात कर रहा था कि आपने 7 लाख तक टैक्स की बात मेरे ख्याल में बताई, तो अगर 7 लाख से दो फिर ऊपर 50,000 रुपए स्टैंडर्ड टैक्स है। अगर आप फिर 8 पे पहुंच गए तो फिर आपसे वो पूरे 8 का ही टैक्स ले लेंगे। ये नहीं कि भाई जो गैप है उसका लिया जाए। सरकार को ये चाहिए लोगों को बेईमान ना बनाए और 10 लाख रुपए टैक्स तक, 10 लाख की इनकम तक टैक्स में छूट दी जाए। और 10 लाख के बाद जो, ये नहीं कि किसी की 11 लाख होगी तो फिर उसको आपने 11 लाख का टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर 1 लाख का टैक्स लगाओ, 12 होगी तो 2 लाख का लगाओ। और वो भी इतना होना चाहिए कि आदमी ईमानदारी से दे सके, ताकि दुकानदार को भी अगर आप अनाप शनाप टैक्स मांगोगे तो फिर वो भी बेईमान बनेगा। तो 10 से ऊपर जो जा रहा है, चाहे वो 20 लाख तक आ गया, तो उसको अब जो 10 लाख का गैप है उस पर 10% सीधा सीधा टैक्स बना लो, और उसके ऊपर जो जाता है तो उसको 5% बनाओ फिर ऊपर 10 के, ताकि लोग ईमानदारी से ज्यादा लोग टैक्स दे सकें। और दूसरा, सरकार इस चीज को ये प्लग करे, इन चीजों को। ये लोग जो सेल कम दिखाते हैं, अपनी दुकानों के खर्चे फालतू दिखा देंगे, क्या कहेंगे जी 5 लड़के काम करते हैं, लड़का एक काम करता है, आप उसको दे रहे हो 5,000 रुपए, दिखा रहे हो आप हम मिनिमम वेजेस के हिसाब से 12,000 रुपए दे रहे हैं। इंश्योर किया जाए कि उनके ये जो पैसे हैं उनके खाते में जाएं, ताकि ये पता लगे कि ये 1 नंबर पे पैसा गया है, और ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और अगर आपने तनख्वाह, कैश में तनख्वाह ही नहीं होनी चाहिए हिसाब से तो। और इसको जब तक ईमानदारी से सरकार, क्योंकि देखने में क्या है कि जो बड़े अधिकारी हैं ना, वो ज़्यादा होमवर्क नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं भी ठीक है, एक यार अपने सिरदर्दी हटाओ, हमारी सिरदर्दी ना हो, और सरकार को एक ऐसा टैक्स का सिस्टम बना के दे देंगे ताकि नीचे वाले अधिकारियों की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसमें फिर क्या होगा, जो सैलरीड आदमी है वो ज़्यादा फंसेगा, या फिर जो बड़ा दुकानदार है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसने उस बुक्स में आएगा उसका सारा। आज जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं या बड़े लोग हैं, वो टैक्स से नहीं बच पाते। उनको तो देखो हर चीज ऑन रिकॉर्ड होती है उनकी। टैक्स की चोरी कर कौन रहा है? जिनकी इनकम नॉर्मली, अब एक कोई टायर की दुकान वाला है, कोई अगर आपका किराने की दुकान वाला है, आप सेल तो आपकी हो रही है महीने के अंदर 50-50 लाख रुपए की। एक तो आप पूरी सेल नहीं दिखा रहे क्योंकि आप डिजिटल मोड पे पेमेंट नहीं है, और एक आप प्रॉपरली उस सेल को, उसके ऊपर खर्चे इस तरह से दिखाते हो ताकि इनकम ना बने। तो जब तक ईमानदारी से ये नहीं लेना शुरू करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सर, आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि काफ़ी जो लोग हैं वो ओल्ड रीजन जो है उसको चुनते हैं। ऐसे में जो छूट जो है वो कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं? हालांकि जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि LIC है या फिर PPF है, इस तरह के अकाउंट खुलवाने से भी जो है वो टैक्स से बच जाया करते थे। आप क्या सलाह दोगे? वो ओल्ड रिजिम के अंदर अभी भी कंटिन्यू है। 80C सेक्शन है जो जनरली सबके अंदर कॉमन और फेमस है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए की छूट रहती है, जिसके अंदर LIC, PPF या टैक्स सेविंग FDR काफ़ी सारी, या बच्चों की ट्यूशन फीस भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। उसके अंदर मैक्सिमम छूट जो होती है वो टैक्स पेयर को 1.5 लाख रुपए की मिलती है। तो अगर वो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो 1.5 लाख रुपए उनके वहाँ बच जाते हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। 80D के अंदर अगर वो अपना खुद का मेडिक्लेम लेते हैं और अपने परिवारजन, अपने माता पिता का भी मेडिक्लेम लेते हैं, तो तकरीबन 55,000 रुपए का बेनिफिट उनको उसमें भी मिल जाता है। ये कॉमन सेक्शन है जो टैक्स पेयर के अंदर रहते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि सबके पास अपना मकान हो, तो हाउसिंग सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया हो। उसके अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उसको मैक्सिमम 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन भी 80C से अलग हटके मिलती है। और
उसके प्रिंसिपल की भी डिडक्शन 80C के अंदर मिल जाती है, तो उनके पास कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि वो किसके अंदर भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एनपीएस है, एनपीएस के माध्यम से भी वो उसके अंदर रुपए इन्वेस्ट करके छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ओल्ड रिजीम के अंदर काफी सारी डिडक्शंस है जिसके अंदर टैक्स पेयर अपनी समझ के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार वहां पैसा इन्वेस्ट करके इन छूट को प्राप्त कर सकता है और अपने टैक्स पुनीत जी, क्या हमें लिमिट नहीं बढ़ानी चाहिए टैक्स की? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए सर। ये बात तो काफी हर बजट में टैक्स पेयर, प्रोफेशनल, आमजन हर एक यही उम्मीद रखता है और हर बार उसे निराशा ही कारण क्या है मिलती कि ये निराशा क्यों हाथ लगती है हर बार? क्या आप लोगों ने क्या एनालाइज किया कि गवर्नमेंट्स कोई भी आई हैं, जी चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, मतलब कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उसके अनुसार को भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती टैक्स में? ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं दिख रही है पिछले कई सालों से। रीजन क्या निकल के आ रहा है इस बारे में अभी नहीं पता लग पा रहा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं देना चाहती, बल्कि काफी प्रोफेशनल्स ने कई बार रिकमेंडेशन दी है कि 80C की ही लिमिट को कम से कम बढ़ा देना चाहिए। जो 80C की लिमिट पहले 1 लाख होती थी काफी साल पहले, इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा के 1.5 लाख किया था। वो भी शुरुआत के 1-2 सालों में ही कर दिया था। पिछले 8 सालों से तो ये लिमिट भी 1.5 लाख रुपए है, जबकि आज के समय में अनिश्चितताओं का दौर है। आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है इंश्योरेंस में या कहीं पर भी, लेकिन उसको छूट वही 1.5 लाख की ही मिलती है। तो एक तो ये छूट बढ़ी जानी चाहिए। दूसरा, हाउसिंग के सेक्टर में जो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की छूट है, मैं तो यही कहूंगा कि उसे भी और बढ़ाया जाना चाहिए, हाँ। ताकि जो टैक्स पेयर है या आम जनता है जो अपनी मेहनत से रुपए कमा रही है, कम से कम उनका खुद का घर तो होगा। वो इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, इंटरेस्ट तो धीरे धीरे ईएमआई के थ्रू चला जाएगा, इस करके उनका घर बन जाएगा और उन्हें टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा। तो आमजन को इस टाइम पे रुपया इकट्ठा करने में उसे बहुत काफी समस्या आती है। महंगाई वहीं की वहीं है। एक जो मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा देश मिडिल क्लास की जनसंख्या को ज्यादा ताल्लुक कर रखता है, तो उसको काफी समस्या रहती है कि उसके पास पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता। वो सपना देखता है घर खरीदने का, वो अंत तक भी उस बेचारे के पास उसका घर नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ सेक्शन के अंदर या और भी कोई नई रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ला सकती है वो लेके आए, जिससे आदमी अपना खुद का घर तो कम से कम ले सके। थैंक यू। एक पक्का बिल की जो है बात आती है बार बार, जिस पर हरीश सर ने कहा था कि असमानता जो है वो इसलिए फैल जाती है क्योंकि डिजिटल मोड पे जो है वो कैश पेमेंट जो है कैश पेमेंट ना लेते हैं और डिजिटल मोड पे पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही अगर वो पक्का बिल बना करके दें तो भी जो है टैक्स की चोरी बच सकती है। अपने जी क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने और बाकी जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी पिछले 6 महीने में ये स्कीम लगा रखी थी कि आप जाइए जिस भी दुकानदार से आप माल खरीदते हैं उससे अपना पक्का बिल मांगिए और उस बिल को आप पोर्टल पे अपलोड कीजिए। हम रैंडमली उनको सिलेक्ट करके उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए इनाम भी देंगे। तो काफी सारे लोगों ने जो बिल को अपलोड किया उसे डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट भी किया कि उन्हें इनाम दिया गया, ताकि आम जनता जो जाके कुछ भी माल खरीदती है, सामान खरीदती है, वो दुकानदार से बिल मांगे। अगर वो पक्का बिल देगा तो वो उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। दुकानदार कई बार पक्का बिल देने से उचकते हैं और आमजन भी उनसे नहीं मांगते हैं, तो इस करके रेवेन्यू को लॉस हो जाता है। तो सरकार ने ये अपील की जनता से कि वो मांगे और दुकानदार की लायबिलिटी है कि वो आपको बिल पक्का बिल बना के देगा। वो देगा तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वही रेवेन्यू गवर्नमेंट जनता की भलाई पे ही खर्च करती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो है हमारा मुद्दा था कि टैक्स जो है वो किस प्रकार से लोग भरें और टैक्स का उपयोग जो है वो कैसे सरकार करे, ताकि जो आम आदमी की मेहनत का पैसा है वो जाया ना हो, बल्कि वो अच्छे डेवलपमेंट पे काम आ सके और लोगों को इसका फायदा भी पूर्ण रूप से मिल सके। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो चोरी ना करके टैक्स की, बल्कि सरकार को नेशन की बिल्डिंग के लिए टैक्स जो है वो जरूर दें, ताकि हमारा देश और ज़्यादा तरक्की कर सके। नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।